फैमिली दुनिया की सबसे अमीर फैमिली में से एक है, जिनकी नेटवर्थ $285 बिलियन है। मतलब कि ये फैमिली मुकेश अंबानी, बिल गेट्स, एलोन मस्क इन सबको खरीद सकती है। इनफैक्ट आज के टाइम जो दुनिया का सबसे अमीर आदमी है वो भी इनकी बराबरी नहीं कर सकता। यूरोप की इकोनॉमी बनाई भी इन्होंने थी और चाहे तो मिटा भी सकते हैं, क्योंकि पूरा यूरोप यही फैमिली कंट्रोल करती है। इतनी पावर होने के बावजूद भी ना ये कभी मीडिया में आते हैं, ना ही तुम्हें इनका फोर्ब्स लिस्ट में नाम मिलेगा, क्योंकि ये चाहते ही नहीं कि तुम इनके बारे में जानो। लेकिन इनकी स्टोरी तुम्हें जरूर पता होनी चाहिए अगर तुम लाइफ में सच में कुछ उखाड़ना चाहते हो। उसके लिए हमें जानना पड़ेगा वॉरेन बफेट फैमिली की कहानी। Bank after bank across the country is hit by panic withdrawals. And relying on them for the protection of their currency. तो वॉलेनबर्ग फैमिली का इतना अमीर होने का रीजन है एंड्रू ऑस्कर वॉलेनबर्ग, जो कि एक नेवी ऑफिसर थे। तो ड्यूटी के चक्कर में 1837 में ये अपने होम टाउन स्वीडन से अमेरिका जाते हैं। एंड लकीली उसी टाइम द पैनिक ऑफ 1837 चल रहा था, जो कि अमेरिका का सबसे बुरा टाइम था, क्योंकि उस टाइम इनकी पूरी इकोनॉमी हिल चुकी थी। The whole financial system quakes and totters. तो फिर मैंने लकीली क्यों बोला, क्योंकि अगर द पैनिक ऑफ 1837 नहीं होता तो आज वॉलेनबर्ग फैमिली इतना अमीर हो ही नहीं सकती थी। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ ये समझने के लिए जानते हैं द पैनिक ऑफ 1837 हुई क्यों। A financial panic grips the world. देखो उस टाइम यूएस में कोई भी सेंट्रल बैंक नहीं होते थे, तो हर बैंक के पास अपनी मनी प्रिंटिंग मशीन होती थी। तो उस टाइम यूएस में टोटल 850 बैंक्स थे, तो हर बैंक ने मनी प्रिंटिंग शुरू कर दी, जिससे यूएस के अंदर मनी सर्कुलेशन काफी बढ़ गया था और उस चक्कर में इन्फ्लेशन भी काफी बढ़ गया। अब जब महंगाई बढ़ गई तो एम्प्लॉयज को देने के लिए पैसे भी नहीं थे, तो उन्हें काम से निकालना पड़ा, जिससे अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ गई। Desperately hoping for a job that rarely comes. और फिर जो इंग्लैंड के बैंक थे उन्होंने भी यूएस के बैंक और बिजनेसेस को लोन देना बंद कर दिया, जिससे बिजनेसेस की ग्रोथ होना रुक गई और बैंक भी बैंकरप्ट होना शुरू हो गए। और जैसे ये बात नॉर्मल पब्लिक को पता चली तो सारे लोग अपने पैसे विड्रॉ करने लग गए, जिससे कि पूरा बैंकिंग सिस्टम फेल हो गया और इस चीज ने पूरी इकोनॉमी को हिला डाला। और इस पूरे इंसिडेंट को एंड्रू ऑस्कर वॉलेनबर्ग अच्छे से नोटिस करते हैं। उन्हें पता था कि अगर आज यूएस में बैंकिंग सिस्टम अच्छे होते तो ये द पैनिक ऑफ 1837 कभी होता ही नहीं। तो ठीक 19 साल बाद वो वापस अपनी होम कंट्री स्वीडन आते हैं, तो वहां पे भी उन्हें सेम बैंकिंग सिस्टम प्रॉब्लम देखने को मिलती है। स्वीडिश बैंक्स पे भी उन्हें मैनेजमेंट सिस्टम देखने को काफी बेकार मिलता है। अपनी ही कंट्री के अंदर बैंक एक दूसरे को मनी ट्रांसफर नहीं कर सकते थे, डिपॉजिट में हाई इंटरेस्ट मिलना तो नेक्स्ट इम्पॉसिबल था। इवन जो स्वीडिश बैंक थे वो किसी भी इंडिविजुअल या किसी कंपनी को लोन ही नहीं देते थे। अब जब कंपनीज को लोन नहीं मिलता था तो वो ग्रो नहीं कर पाती थी और उस चीज से पूरी इकोनॉमी ही अफेक्ट होती थी। तो इन सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वॉलेनबर्ग अपना खुद का बैंक खोल देते हैं, जिसका नाम वो रखते हैं स्टॉकहोम एनस्केल्डा बैंक। इस बैंक पे वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही थी जो उस टाइम स्वीडिश बैंक में एक्चुअल में चल रही थी। तो वॉलेनबर्ग के बैंक पे ज्यादा से ज्यादा मिडिल क्लास लोग पैसा जमा करने लग गए, क्योंकि यहाँ पे पैसे जमा करने पे उन्हें हाई इंटरेस्ट मिल रहा था। और जो भी पैसे यहाँ पे लोग रखते थे वॉलेनबर्ग उन पैसों को आगे लोन दे देते थे, जो एक्चुअल में स्वीडिश बैंक में नहीं होता था उस टाइम। तो लोन देने पे भी उन्हें इंटरेस्ट मिलता था और जिस कंपनी को लोन चाहिए होता था उसकी भी ग्रोथ हो जाती थी और उस चीज से पूरी इकोनॉमी ही ग्रो करने लगी, जिस चीज से स्वीडन इंडस्ट्रियलाइजेशन काफी ग्रो करने लगी, जिससे धीरे धीरे करके वो स्वीडन में फेमस भी होने लगे और बैंकिंग इंडस्ट्री के सबसे बड़े प्लेयर बन चुके थे। और इसी बैंकिंग सिस्टम से उनके अमीर होने की शुरुआत होती है। अच्छा खासा पैसा उन्होंने यहाँ से कमा लिया था, फिर उन्हीं पैसों को उन्होंने यूरोप की बड़ी बड़ी कंपनी में इन्वेस्ट करना शुरू करा, जिससे बैंकिंग एम्पायर से लेकर 100 ऑफ स्वीडिश कंपनीज, रेलवे सेक्टर, इंटरनेशनल ट्रेड, हर जगह उनके शेयर थे। अब जब सब कुछ बढ़िया चल ही रहा था तभी 1916 में स्वीडिश गवर्नमेंट एक नया लॉ लेके आ जाती है कि जो भी बैंक ओनर्स है वो दूसरी कंपनी के शेयर होल्ड नहीं कर सकते। तो इसको बाईपास करने के लिए वॉलेनबर्ग फैमिली एक नई कंपनी खोलती है इन्वेस्टर एबी के नाम से और अपनी सारी कंपनी की ओनरशिप इस कंपनी के नाम कर देती है, जिससे कोई लॉ भी ब्रेक नहीं होता और कंपनी भी उन्हीं की होती है। फिर जैसे कुछ साल बीतते हैं तो वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो जाता है, जिसमें वॉलेनबर्ग फैमिली दिमाग लगाती है कि इस वॉर से हम मैक्सिमम पैसा कैसे कमा सकते हैं। तो वॉर से ज्यादा पैसा कमाने के लिए वो इंस्पायर्ड होते हैं 1760s की उन्हीं के सेक्टर की एक और पावरफुल फैमिली, जिनका नाम था रॉथस्चाइल्ड फैमिली। Of course, I'm the wrong person to ask because I was born a Rothschild and I'm still a Rothschild. The business really expanded when Meyer Amschel brought his 5 sons into the family firm. जब उनके टाइम में वॉर होती थी तो वो क्या करते थे, दोनों पार्टीज को लोन दे देते थे। वॉर होगी तो दो कम्युनिटी के बीच होगी और उन दोनों में से कोई एक तो जीतेगा ही जीतेगा, और अगर दोनों को पैसे दे दे तो प्रॉफिट तो होना ही है। फिर तो सेम चीज को वॉलेनबर्ग फैमिली ने वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम करा। दोनों पार्टीज के साथ डील करी, दोनों को लोन दिया, दोनों के साथ सीक्रेट मीटिंग्स करी और उस वॉर से भी मैक्सिमम फाइनेंशियल बेनिफिट उठाया। अब तक ये काफी अच्छा खासा पैसा कमा चुके हैं, अच्छी खासी वेल्थ है, अच्छी खासी शेयर्स खरीदे पड़े हैं। यूरोप की हर बड़ी कंपनी में इनके शेयर्स हैं। अब अमाउंट क्या था, कहां से कितना पैसा आया,
ये चीज कभी डिस्क्लोज ही नहीं हुई। यहाँ तक ये बिलियनर बन चुके थे, लेकिन सबसे बड़ी टेंशन ये थी कि जो उनकी नेक्स्ट जनरेशन है वो कैसे इस चीज को हैंडल करेगी। और उसको सॉल्व करने के लिए ये अपने पूरे नेटवर्क को अपनी पूरी फैमिली में थोड़े थोड़े करके बांट देते हैं कि अगर कोई एक जना गलती करते हैं तो कुछ इतना फर्क ना पड़े। और ऊपर से अगर तुम्हें कंपनी की लीडरशिप चाहिए तो पहले उसके लिए तुम्हें कंपनी में एम्प्लॉय की तरह काम करना पड़ेगा, तुम्हें खुद वो एक्सपीरियंस करना पड़ेगा कि कंपनी चलती कैसे है, तब जाकर तुम इतने केपेबल होगे कि तुम खुद कंपनी चला सको। और इसी रूल से आज के टाइम भी वॉलेनबर्ग फैमिली वन ऑफ द रिचेस्ट फैमिली में से एक है। यूरोप के जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज है सब में तुम्हें इनके शेयर्स मिलेंगे। इवन रॉथस्चाइल्ड फैमिली जो इनसे भी पहले की है उनसे भी ये ज्यादा अमीर है। और वॉलेनबर्ग फैमिली से तुम ये जरूर सीख सकते हो कि अगर तुम किसी की एक्चुअल में प्रॉब्लम सॉल्व करो तो वहां से तुम कितना पैसा कमा सकते हो उसका कोई आइडिया नहीं। लोगों की मदद भी हो जाए, कंट्री भी ग्रो कर जाए और खुद का भी फायदा हो जाए। एंड दूसरी चीज, कभी भी कुछ भी हो सकता है। ये बैंकिंग सिस्टम एरर उन्होंने 1837 में नोटिस करा था और उस चीज को इंप्लीमेंट करा 1856 में, पूरे 19 साल बाद। तो आज जो तुम सीख रहे हो वो कब काम आ जाए किसी को नहीं पता, लेकिन हाँ काम तब आएगा जब सीखा होगा। तो आज से ही मेहनत करना शुरू कर दो और उसका पहला स्टेप है चैनल को सब्सक्राइब करके।